हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण लेकर आए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न तो हम आपको कराने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग प्रयास करने की भी कोशिश की आज की क्लास में हमने। तो आज की क्लास में हमने क्या अलग प्रयास किया, ये तो आपको क्लास देखने के बाद ही पता लगने वाला है। तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठेगा, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न तो कराने वाले हैं, लेकिन जो आसपास से बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन्हें आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि आप अपने एग्जाम के समय उन्हें रिवाइज कर सको। और फ्रेंड्स, जितना भी हो सके इस सीरीज का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। ये सीरीज आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन 2, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन 3, महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। पीजीटी 2009 और 5 में पूछा गया क्वेश्चन है, और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। क्वेश्चनों को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो ये भी गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, ये भी उसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। पहला ऑप्शन डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन 2, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद। ऑप्शन 3, डॉक्टर KN चंद्रशेखर। ऑप्शन 4, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा। टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह प्रथम भारतीय पुरुष कौन है जिन्होंने गृह विज्ञान में पीएचडी हासिल की थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से डॉक्टर KN चंद्रशेखर। यह प्रथम भारतीय पुरुष है जिन्होंने गृह विज्ञान में पीएचडी हासिल की थी, और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया था। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। ऑप्शन पहला, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। ऑप्शन 2, शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन 3, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर। ऑप्शन 4, घर घर जाकर उपदेश देकर। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको यहाँ पर बताना है कि संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। क्या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा किया जा सकता है, शिक्षा द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, या घर घर जाकर उपदेश देकर। तो संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वक्ता भाषण श्रोता का संचार मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। वेस्टली, अरस्तु, बर्लो, मैक्सलिन। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। NTA UGC नेट एग्जाम 2019, UPLT 2018 और RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वक्ता भाषण श्रोता का संचार मॉडल किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, अरस्तु के द्वारा यहाँ पर स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस संचार मॉडल दिया गया था। यहाँ पर स्पीकर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, स्पीकर, स्पीकर, स्पीच, स्पीच और ऑडियंस। ऑडियंस संचार मॉडल, संचार मॉडल यहाँ पर दिया गया था अरस्तु के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं। विसंकेतन, संदेश, सूचना लेने वाला, संकेतन। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं। क्या विसंकेतन कहेंगे, संदेश कहेंगे, सूचना लेने वाला कहेंगे, संकेतन कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो संचार के दौरान अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को सूचना लेने वाला कहेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि है। घर पर संपर्क, टेलीविजन, लेक्चरर या पोस्टर। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी होगी।
क्या घर पर संपर्क होगा, टेलीविज़न होगा, लेक्चर होगा या पोस्टर होगा? तो घर पर संपर्क ये क्या होगी, व्यक्तिगत संपर्क विधि होगी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय दिया था गैसिल, पावलोव, हेविंगहर्स्ट या हरलोव? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय दिया था, और आगे भी इस क्वेश्चन की संभावना बढ़ जाती है आने की। तो विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय दिया गया था हेविंगहर्स्ट के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास होता है वैयक्तिक, कर्मिक, निरंतर या उपरोक्त सभी? टीजीटी राजस्थान जीआईसी प्रवक्ता 2012-13 और 13-14 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि मानव विकास होता है क्या वैयक्तिक होगा, क्रमिक होगा, निरंतर होगा या उपरोक्त सभी होगा? तो मानव विकास वैयक्तिक भी होता है, क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से पहला ऑप्शन श्वसन क्रिया आरंभ होती है, ऑप्शन 2 निर्देशित होता है कि वह भूखा है, ऑप्शन 3 रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, ऑप्शन 4 निर्देशित होता है कि वह दर्द में है। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा, क्योंकि अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ी सी प्रकृति चेंज करते हैं एग्जामिनर और क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, और अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? क्या श्वसन क्रिया आरंभ होती है? क्या वह भूखा है ये पता चलता है? क्या रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है? क्या वह दर्द में है इसका पता चलता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया। तो जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से उसकी श्वसन क्रिया आरंभ होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? 200 दिन, 180 दिन, 280 दिन या 300 दिन? आपको यहाँ पर अलग अलग तरह से भी यहाँ पर ऑप्शन आपके बदल देगा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है कि मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है। तो ये अगर ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 280 दिन की होती है। कभी कभी आपको 180, 380 ऐसे भी यहाँ पर दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। आइए और भी अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई 280 दिन की होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 9 महीने कहे जाते हैं। तो इसे हम आम बोलचाल की भाषा में यहाँ पर 9 महीने कहते हैं। इस अवस्था में अधिकांश परिवर्तन शारीरिक होते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अवधि के निम्न 3 उपभाग किए गए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि 280 दिन या 9 महीने कहे जाने वाली अवधि को इनके मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई के यहाँ पर कितने उपभागों में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। तो 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा डिम्ब अवस्था, जिसे पीरियड ऑफ यहाँ पर द पीरियड ऑफ द ओवम कहा जाता है। दूसरा है हमारा भ्रूण अवस्था, द पीरियड ऑफ द एम्ब्रॉयो कहा जाता है। और तीसरा है हमारा गर्भस्थ शिशु की अवस्था, द पीरियड ऑफ द फीटस कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप इन्हें नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? 10 दिन, 25 दिन, 20 दिन या 28 दिन? पीजीटी 2003 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मासिक धर्म कितने दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मासिक धर्म 28 दिन का होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोज़ के। और इस चीज़ का जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम और भी अच्छे से प्रयास कर सकें। वैसे तो हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। पहला ऑप्शन शिशु संभरण सेवा की, ऑप्शन 2 पौष्टिक भोजन की, ऑप्शन 3 स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय की, या उपरोक्त सभी? पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मातृ शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। तो किसकी जानकारी दी जाती है ये आपको यहाँ पर बताना है। शिशु संभरण की सेवा की तो ये भी जानकारी दी जाती है, पौष्टिक भोजन की भी जानकारी दी जाती है, और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय की भी जानकारी दी जाती है।
तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, BCG का टीका बचाव करता है गठिया से, हैजा से, खसरा से या क्षय रोग से। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन थोड़ी सी प्रकृति चेंज की है एग्जामिनर ने क्वेश्चन की, और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि BCG का टीका बचाव करता है, तो किससे बचाव करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से BCG का टीका क्षय रोग से बचाव करता है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। तो BCG का टीका टीबी के बचाव करता है। वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वह BCG का ही होता है। ये जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। तो जो प्रथम टीका दिया जाता है यहाँ पर, तो BCG का टीका दिया जाता है नवजात शिशु को, और ये 24 घंटे के बाद दिया जाता है। यहाँ से भी इसकी अवधि भी पूछ लेता है कि कितने दिन के बाद लगता है, तो 24 घंटे के बाद दिया जाता है, और ये प्रथम जन्म के बाद लगने वाला टीका है। तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? 2005, 1995, 2001 या 1990। GIC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग है भय, क्रोध, प्रेम या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग कौन से होंगे। क्या भय होगा, क्रोध होगा, प्रेम होगा या उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग भय भी होता है, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है पुनर्बलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा, वातावरण द्वारा या प्रतिरूपण द्वारा। TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये होता है परिपक्वता के द्वारा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला खाली स्थान है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, आपको बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला बताना है। पहला ऑप्शन में MA, ऑप्शन 2 CA, ऑप्शन 3 MA/CA, ऑप्शन 4 MA/CA गुना 100। और आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। TGT में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, PGT में पूछा गया है, MP PhD इंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, MA/CA गुना 100। तो इसका फॉर्मूला यही होता है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न ने मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है कि सर्वप्रथम मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्टर्न के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 में किया गया था। व्यक्ति की शारीरिक आयु बुद्धि परीक्षाओं द्वारा ज्ञात की गई व्यक्ति की मानसिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि का अंक प्रदान करता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, MA/CA गुना 100। तो आप यहाँ पर अगर ट्रिक के माध्यम से, मैं भी आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर अगर ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसे मावा से भी याद कर सकते हैं। मावा या मैका से भी याद कर सकते हैं। मावा या मैका से भी आप याद कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप याद कर से। कभी कभी आपको एग्जामिनर क्या करेगा, वास्तविक आयु आपको ऊपर दे देगा और मानसिक आयु नीचे, CA आपको ऊपर और मैका नीचे। यहाँ पर इस प्रकार क्या होगा, आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मावा से याद करना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं या मैका से याद कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे वैसे आप याद करिए। आगे बढ़ जाते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 18 क्वेश्चन है, समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है?
वाद विवाद, बोलचाल, संगोष्ठी या ब्रेन स्टॉर्मिंग। यूजीसी नेट एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? क्या वाद विवाद कहलाएगा, बोलचाल कहलाएगा, संगोष्ठी या ब्रेन स्टॉर्मिंग? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही। समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द को सर्वप्रथम ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द को सर्वप्रथम 1953 में अलेक्स ओसबॉर्न द्वारा अप्लाइड किया गया था। इमेजिनेशन नामक पुस्तक में अप्लाइड किया गया था। तो किसके? ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द सर्वप्रथम 1953 में अलेक्स ओसबॉर्न द्वारा अप्लाइड किया गया था इमेजिनेशन नामक पुस्तक। तो इसी से ये क्या हुआ था? लोकप्रिय हुआ था ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है? संवेदी खेल, स्वतंत्र खेल, साहचर्य खेल, अभ्यास खेल। ये भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से ये पूछा गया है, आपको इसे भी ध्यान रखते चलना है। आपको बताना है कि वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है। क्या संवेदी खेल कहलाएगा, स्वतंत्र खेल या साहचर्य या अभ्यास खेल? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वह खेल कहलाएगा संवेदी खेल। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अब भारत में भगवत गीता की आवश्यकता नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये कथन किसका है? क्रो एवं क्रो, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर थॉमस वुड या स्वामी दयानंद। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था कि अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक है। पहला ऑप्शन बुद्धि और भोजन, ऑप्शन 2 भोजन और परिवार, ऑप्शन 3 वंशानुगत गुण तथा वातावरण, ऑप्शन 4 आर्थिक स्थिति तथा बुद्धि। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वंशानुगत गुण तथा वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास आपको थोड़ी धीमी लगती है तो आप उसे स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो अगर आपने क्लास को स्किप कर दिया तो आप ही का नुकसान यहाँ पर होने वाला है। क्या पता आगे मैं क्लास में आपको कुछ इतने महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँ जो आपसे छूट जाए। तो आपको क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और क्लास को अंत तक देखते चलना है। आप अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां, कोशिका का शक्ति निवास है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। पीजीटी 2019, टीजीटी उत्तराखंड 2024 और जीआईसी प्रवक्ता 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कोशिका का शक्ति निवास है तो क्या होगा, ये आपको बताना है। कोशिका का शक्ति निवास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का पावर हाउस या शक्ति निवास कहते हैं। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, स्टर्नम को कहते हैं? पहला ऑप्शन कंधे की हड्डी, ऑप्शन 2 हंसली की हड्डी, ऑप्शन 3 सीने की हड्डी, ऑप्शन 4 कॉलर की हड्डी। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि स्टर्नम को कहते हैं? क्या कंधे की हड्डी कहेंगे, हंसली की हड्डी कहेंगे, सीने की हड्डी कहेंगे या कॉलर की हड्डी कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। यह लंबी एवं चपटी अस्थि वक्ष के बीच और गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर स्थित होती है। तो यहाँ पर सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, पोषक तत्व के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और
प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को खाली स्थान लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है? परिसंचरण, बुद्धि, श्वसन या मूत्रीय? टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को यहाँ पर लब्धि क्या या किस प्रकार परिभाषित किया गया है? क्या परिसंचरण से परिभाषित किया गया है, बुद्धि से परिभाषित किया गया है, श्वसन से या मूत्रीय से? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसे परिभाषित किया गया है श्वसन के द्वारा। तो यहाँ पर इसके रूप में परिभाषित किया गया है, श्वसन के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर है 75 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट या 80 बार प्रति मिनट। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसे भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। ये भी क्वेश्चन अलग अलग तरह से यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से 72 बार प्रति मिनट। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन औसत दर होती है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है। और बच्चों की यहाँ पर बात करें तो बच्चों की यहाँ पर बात करें बच्चों की प्रति मिनट में होती है 120 बार। वृद्ध की यहाँ पर बात करें, वृद्ध व्यक्ति की यहाँ पर बात करें तो 60 बार प्रति मिनट। और भ्रूण की यहाँ पर बात करें, भ्रूण की अगर यहाँ पर देखें तो 150 प्रति मिनट। तो इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। जिस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भ्रूण वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो 72 बार प्रति मिनट, बच्चों की 120 बार प्रति मिनट, वृद्ध की 160 बार, वृद्ध की यहाँ पर 60 बार प्रति मिनट और भ्रूण की 150 बार प्रति मिनट। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है? पहला ऑप्शन बीटा एमिलेज, ऑप्शन 2 सलाइवरी एमिलेज, ऑप्शन 3 अल्फा डेक्सट्रोज, ऑप्शन 4 बीटा डेक्सट्रोज। पीजीटी 2019, टीजीटी झारखंड 2017 और पीजीटी 2003 और यहाँ पर 6 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताएं जो भोजन के पाचन में मदद करता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। ये भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा गया है। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा सही है, सलाइवरी एमिलेज। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है अमाशय में, मुंह में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? जीआईसी प्रवक्ता 2012 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है छोटी आंत में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र या कोई भी नहीं? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे क्या कहते हैं? क्या श्वसन तंत्र कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, उसे कहेंगे पाचन तंत्र। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन है? वेसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन? यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। रंगों की सतही पहचान न कर पाने के दोष को कहते हैं? निकटदर्शी दोष, दूरदृष्टि दोष, वर्णांतता या इनमें से कोई नहीं? पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रंगों की सतही पहचान न कर पाने के दोष को क्या कहते हैं? क्या निकटदर्शी दोष कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे, वर्णांतता कहेंगे, इनमें से कोई नहीं? तो इसे हम कहेंगे, अगर हमें रंगों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहेंगे वर्णांतता दोष। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किस संबंध है? सामाजिक गुण, व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण या उपरोक्त सभी? यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान है और शिक्षा का गुण निम्न में से कौन सा होगा, ये आपको बताने क्या सामाजिक
गुण होगा, व्यक्तिगत गुण होगा, व्यावसायिक गुण होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर शिक्षा का गुण निम्न में से व्यावसायिक गुण होता है। तो इससे संबंधित क्या है यहाँ पर व्यावसायिक गुण। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ओजोन? वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा या ओजोन होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा वाली गैस होती है नाइट्रोजन। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ऑक्सीजन यहाँ पर 20.95%, नाइट्रोजन 78.08%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें शेष मात्रा में होती है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 78.08%। ऑक्सीजन कभी कभी आपको यहाँ पर 21% भी कहीं कहीं आपको दिया होता है, तो वो भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक है। ऑप्शन पहला विकासशील देशों की समस्या है, भारत की समस्या है, विकसित देशों की समस्या है या संपूर्ण विश्व की समस्या है। टीएसटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक है, क्या विकासशील देशों की है, क्या भारत की ही समस्या है, क्या विकसित देशों की समस्या है, क्या संपूर्ण विश्व की समस्या है? तो पर्यावरण समस्या जो है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण समस्या संपूर्ण विश्व की समस्या है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी? पेस्टोलॉजी द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, फ्रोबेल द्वारा, जे रूसो द्वारा। यूपी पीजीटी 2021, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, फ्रोबेल। फ्रोबेल किंडरगार्टन स्कूल पद्धति के क्या है यहाँ पर जनक भी है। और 1940 में जर्मनी में इन्होंने पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था, जिसका अर्थ क्या होता है, बच्चों का बगीचा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कब खोला गया था? तो फ्रोबेल के द्वारा 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था, जिसका अर्थ क्या होता है, बच्चों का बगीचा। इसके यहाँ से ये अर्थ भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्री स्कूल का अग्रणी कौन था? ताराबाई मोदक, मूर्तिदास, मेरी मोंटेसरी, गीजूभाई बधेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में प्री स्कूल का अग्रणी कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भारत में प्री स्कूल का अग्रणी था गीजूभाई बधेगा। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, हरलोक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 वर्ष तक या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। यूपी पीजीटी 2021 और 3 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि हरलोक के अनुसार शैशवावस्था है कब से कब तक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर जन्म से 2 सप्ताह तक हरलोक के अनुसार शैशवावस्था की अवधि मानी गई है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। हरलोक के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सभी अवस्थाओं को यहाँ पर विभाजित किया गया है इनके द्वारा। तो जन्म से पूर्व की अवस्था इन्होंने गर्भावस्था कहा है, जन्म से 14 दिन तक की अवस्था शैशवावस्था कहा है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वहीं यहाँ पर 14 से 2 वर्ष तक बचपनावस्था इनके द्वारा कही गई है और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की पूर्व बाल्यावस्था, 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कही गई है, 11 या 12 वर्ष से 13-14 के बीच वे संधि इन्होंने कहा है और 13 वर्ष से 17 वर्ष के बीच किशोरावस्था कहा है इन्होंने, पूर्व किशोरावस्था। वहीं 18 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था इनके द्वारा कही गई है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ावस्था इनके द्वारा कही गई है और यहाँ पर 40 से 60 वर्ष की आयु मध्यावस्था कही गई है और 60 वर्ष के बाद इन्होंने वृद्धावस्था कहा है। तो यहाँ से किस तरह से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाते चलेगा।
यहाँ से शेष अवस्था भी पूछी गई, बचपनावस्था भी इनकी पूछी गई है हरलोक के अनुसार। तो इसे आप नोट करते चलेगा, जो भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले उसे आप अपने एग्जाम में सही कर सको। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था इस यहाँ पर टेबल को लाने का भी इनके अनुसार। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। लचीला, औपचारिक रूप से स्वीकृत। ऑप्शन 3, सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार, संस्कृति पर आधारित। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्या लचीला होना चाहिए, औपचारिक रूप से स्वीकृत होना चाहिए, सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर चाहिए, सीखने वालों की आवश्यकता के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता करती है। WHO, विश्व बैंक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी या यूनिसेफ। आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्राकृतिक आपदा में तुरंत सहायता प्रदान करती है। जहाँ पर भी आपको प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी वहाँ पर आती है तो ये राहत सामग्री पहुँचाते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो यहाँ पर तुरंत सहायता प्रदान कौन करती है, भारतीय रेड क्रॉस। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यंत्र, खाली स्थान, यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। तो ये सब कौन सा होगा यहाँ पर, दृश्य और श्रव्य दोनों, श्रव्य, दृश्य या कोई नहीं। टीजीटी 2019 और DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, आपको बताना है कि यह कैसा उपकरणीय यंत्र है जो संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा तो जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, दृश्य यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक विचार के बारे में सीखने वालों के मस्तिष्क में दृश्य सामग्री का एक छत के नीचे उसकी जागृति और रुचि को पढ़ने बढ़ाने किया गया योजनाबद्ध प्रबंध और प्रदर्शन है। पोस्टर, प्रदर्शन, ब्लैकबोर्ड, प्रदर्शनी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा और आपको क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से पढ़ना है और अपना आंसर देना है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से एक विचार के बारे में सीखने वालों के मस्तिष्क में दृश्य सामग्री का एक छत के नीचे उसकी जागृति और रुचि को पढ़ने बढ़ाने किया गया योजनाबद्ध प्रबंध और प्रदर्शन क्या कहलाएगा। क्या पोस्टर होगा, प्रदर्शन होगा, ब्लैकबोर्ड होगा, प्रदर्शनी होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2013 और डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ये क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, प्रदर्शनी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी है। ट्रीटमेंट, चैनल, फीडबैक, ऑडियंस, श्रोता। आपको यहाँ पर बताना है कि संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी क्या होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा, कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी होती है चैनल या संचार माध्यम। तो संचार माध्यम यहाँ पर आपको दिया होता है। तो संचार माध्यम संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी होती है। तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, लिगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व है संदेश, श्रोता, संचारक या श्रोता प्रतिक्रिया। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि लिगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व है क्या होगा। क्या संदेश होगा, श्रोता होगा, संचारक होगा या श्रोता प्रतिक्रिया होगा। तो लिगन्स मॉडल में संचार का जो छठा तत्व होता है वो होता है श्रोता प्रतिक्रिया। आइए और भी महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। संचार मॉडल का सामान्य अर्थ है संचार की प्रक्रिया से होता है। अनेक लोगों के संचार मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, यानी कि अनेक लोगों ने संचार मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लिगन्स महोदय द्वारा प्रस्तुत संचार के प्रमुख तत्व इस प्रकार है, प्रेषक, संदेश, माध्यम, व्यवहार, श्रोता और प्रतिक्रिया। जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है संचार का जो छठा अंतिम चरण है वो क्या है, प्रतिक्रिया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे दूसरा भी पूछ ले तो आपको संदेश लगाना है वहाँ पर। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा चौथा, लिगन्स के महोदय के अनुसार प्रस्तुत किया गया संचार का
चौथा तत्व कौन सा है, तो वो होगा व्यवहार। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, अपना आंसर आपको लगा देना है। तो इस प्रकार आप इन्हें भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। जनसंचार, समझदारी, साझेदारी या संचार। यूजीसी नेट एग्जाम 2010, टीजीटी 2010 और पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूति और ज्ञान का आदान प्रदान संचार कहलाता है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लिखिए। उद्देश्य, शिक्षक, मूल्यांकन, स्थिति और पुनर्विचार। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। दूसरा ऑप्शन चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा और तीसरा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर पांचवा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चौथा ऑप्शन तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा, चौथा, पांचवा। यूजीसी नेट एग्जाम 2012 और 9 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लिखिए, ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। पहले आएगा हमारा यहाँ पर चौथा, स्थिति, फिर आएगा हमारा उद्देश्य, फिर आएगा हमारा शिक्षक, फिर आएगा हमारा यहाँ पर मूल्यांकन, फिर आएगा हमारा पुनर्विचार। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जो कार्मिकों में उनके प्रयुक्त आदत, क्रियाकलाप, कौशल, ज्ञान तथा दृष्टिकोण को इस प्रकार विकसित करे कि वे अपने वर्तमान अथवा भविष्य के कार्यों को प्रभावकारी ढंग से संपादित करने के योग्य बन सके। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण इस प्रकार है। तो पहला होगा हमारा स्थिति, फिर होगा हमारा उद्देश्य, फिर होगा हमारा शिक्षण, फिर होगा हमारा मूल्यांकन, फिर होगा हमारा पुनर्विचार। तो ये ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो क्या कहलाएगी, आपको बताना है। रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सतही नमूना या उपरोक्त सभी। पर बताना है कि एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो तो क्या कहलाएगा। क्या रचनात्मक नमूना कहलाएगा, सजावटी कहलाएगा, सतही या उपरोक्त सभी। तो एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो तो क्या कहलाएगा, रचनात्मक नमूना कहलाता है। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन कम कार्य करना, ऑप्शन 2 कार्य में साधारण उपकरणों का उपयोग करना, ऑप्शन 3 सरल कार्य करना, ऑप्शन 4 कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015, 12 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 47वें क्वेश्चन की ओर। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है। सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र या इनमें से सभी। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको बताना है कि व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से अन्य से भिन्न कौन सा है। क्या सार्वजनिक भविष्य निधि भिन्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र भिन्न है या इंदिरा गांधी विकास पत्र यहाँ पर भिन्न है। यहाँ पर देखें तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से इंदिरा विकास पत्र, ये व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं सहबहुलक, अति विशेष, हाइग्रोस्कोपिक या उभयधर्मी। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या सहबहुलक कहेंगे, अति विशेष कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे या उभयधर्मी कहेंगे। यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उभयधर्मी, उसे हम कहेंगे उभयधर्मी। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है। पनीर, पेय पदार्थ, दुग्ध या सब्जी। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको यहाँ पर बताना है कि पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है। क्या पनीर के संरक्षण की होगी, पेय पदार्थ की होगी, दूध की होगी या सब्जी की होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पाश्चुरीकरण
जो संरक्षण विधि होती है वो दूध के संरक्षण विधि होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस या किण्वन से? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, कई एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है। क्या फ्रक्टोज के कारण होगा, लैक्टोज के कारण होगा, लैक्टोबैसिलस के कारण होगा, किण्वन के द्वारा होगा? LT 2020 और TGT राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है अपना आंसर। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दही का खट्टापन लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारी क्लास, हमारा प्रयास, और जो हमने ये नई तरीके से ऐड किया है वो आपको कैसा लगा, ये आपको हमारे यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, इसी तरह से हम आपको और भी जानकारी दें, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास आपको कैसे लगी ये भी आपको बताना है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपका स्कोर कितना रहा ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।